हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 1 पूरी डिटेल्स के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है वो 80 मार्क्स का होता है और तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका कंपलसरी होता है, तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और उसके 8 पार्ट्स होते हैं। जबकि सेक्शन 2 जो होता है उसमें आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं और उन 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। तो जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो सेक्शन 1 में होता है जिसके 8 पार्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 1 का, दैट इज ए, वो है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करना होगा। तो फर्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डिकम्पोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं, इसको हम बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट और इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए, शुगर और यूरिया तो इसका आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका डिकम्पोज होने का सवाल ही नहीं होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट और इथाइल अल्कोहल, दोनों क्या है, कंडक्टर्स हैं। लेकिन आपको पता है जो इथाइल अल्कोहल होता है दैट इज CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये फॉर्म करता है H+ आयन और साथ में फॉर्म करता है CH3COO- आयन। तो एसिटेट आयन जो होता है ये तो डिकम्पोज होता नहीं है। H+ आयन जो होता है ये जाएगा आपका कैथोड की तरफ, CH3COO- नहीं जाता है, ये जाता है OH- आयन जो कि आता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन वापस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल तो डिकम्पोज होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में आपको ऑलरेडी पता है कि जो कॉपर और सल्फेट आयन फॉर्म होते हैं, कॉपर आयन जो होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो क्योंकि कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि फर्दर कॉपर तो फॉर्म हो नहीं सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है लिथियम और सोडियम जो होते हैं ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होते जाता है। सोडियम ज्यादा नीचे आता है तो सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा। जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सेम पीरियड में आते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो सोडियम जो होता है सबसे लेफ्ट में आता है तो इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। तो आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय। तो एक्वारेजिया आपको ऑलरेडी पता है, दो एसिड्स यहाँ पे यूज करते हैं हम, दैट इज HCl एंड HNO3। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl एंड HNO3, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है, अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HCl टू लिबरेट क्लोरीन। तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ कौन क्लोरीन लिबरेट करता है? तो देखिए, PbCl2 और PbSO4 ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो इनके तो रिएक्ट करने का सवाल ही नहीं होता है, क्लोरीन लिबरेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास 2 प्रॉब्लमेटिक ऑप्शंस हैं, PbO और PbO2। अब यहाँ पे PbO के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि PbO को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे और ये फॉर्म करेगा PbCl2 और H2O, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि PbO2 को अगर आप रिएक्ट करोगे तो ये फॉर्म करता है क्लोरीन गैस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपका आंसर होगा PbO2। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज नाइट्रेट आयन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा नाइट्रेट आयन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर था। जो बी है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल किस में होते हैं? जनरली वाटर। सारे नहीं होते हैं बट ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। द नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो एफिनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। द थर्ड वन इज व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ स्लेक्ड लाइम इट अंडरगोज। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर स्लेक्ड लाइम के साथ आप हीट करोगे तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड प्रिसिपिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा
थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर आप अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हो दैट इज NH4Cl किसके साथ, स्लेक्ड लाइन के साथ दैट इज CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है अमोनिया। ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NH3 में, NH3 साथ में फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 और साथ में ये फॉर्म करता है H2O। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो दैट इज 2NH4Cl, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। तो ये आपको पता है एडिशन रिएक्शन होती है और ईथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और ईथीन आपको पता है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है दैट इज C2H4 प्लस H2, ये फॉर्म करता है C2H6 दैट इज ईथेन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईथेन। द नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन आर सिमिलर ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते रहते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम किस में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अ ग्रुप। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पहुंचते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको इन रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो सबसे पहला आपके पास है मोल्टन लेड ब्रोमाइड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PbBr2। तो PbBr2 आपको पता है ओवरऑल रिएक्शन जब इसकी होती है तो ये क्या फॉर्म करता है, जो कैथोड पे ये फॉर्म करता है लेड और एनोड पे फॉर्म करता है ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा Pb प्लस Br2। अब आप हो सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते होंगे, शायद आपने देखा होगा कि कैथोड पे जनरली आप क्या करते हो, जो लेड होता है वो क्या फॉर्म करता है, वो Pb आयन फॉर्म करता है। तो Pb2 प्लस आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता है तो ये फॉर्म करता है लेड, और जो ब्रोमाइड आयन होता है, ब्रोमाइड आयन क्या होता है, 2 Br माइनस आयन्स होते हैं। तो 2 Br माइनस आयन होके क्या फॉर्म करते हैं, वो 2 Br फॉर्म करते हैं और 2 Br जो कंबाइन होके वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज भी करेगा, और Br क्या फॉर्म कर लेता है, ये Br2 फॉर्म कर लेता है। तो आपने जनरली अगर रिएक्शन ऐसे लिखी होगी तो ये ओवरऑल रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन तो ये होती है, ये तो क्या है, केवल उसके स्टेप्स हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं लिखना है। ओवरऑल रिएक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर कि जो ओवरऑल रिएक्शन होगी आपकी वो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शंस नहीं होंगी, वो ओवरऑल रिएक्शन होगी कि लेड ब्रोमाइड डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करता है, तो वो है Pb प्लस Br2। दूसरी क्वेश्चन है आपके पास मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम का आपको फॉर्मूला पता है दैट इज Mg और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो ये टिपिकल एसिड बिहेवियर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट दैट इज MgSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये रिएक्शन तो बहुत इजी है। थर्ड रिएक्शन है आपके पास सोडियम नाइट्रेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम नाइट्रेट का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है दैट इज NaNO3, और इसको अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो दैट इज H2SO4। तो यहां पे आपको पता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या होगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, इस चीज का ध्यान रखिए, तो तब ये क्या फॉर्म करता है NaHSO4 और साथ में फॉर्म करेगा ये प्लस HNO3। तो यहां पे आपको पता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है लो टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो ये NaHSO4 फॉर्म करता है, और अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, ध्यान रखिए इस चीज का कि अगर ये ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस ये होता है, तो तब ये क्या फॉर्म करेगा, तब ये फॉर्म करेगा Na2SO4। ध्यान रखिए, तो तब आपको अलग रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस अमोनिया। तो आपको मैंने बताया था कि अमोनिया की जो रिएक्शन होती है क्लोरीन की वो डिपेंड करता है कि एक्सेस में कौन है। अगर
क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन कुछ और होगी, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो रिएक्शन कुछ और होगी। तो पहले में दिया हुआ है आपको एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया यहाँ पे एक्सेस में है। तो ध्यान रखिए कि अगर अमोनिया एक्सेस में है दैट इज NH3, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। और यहाँ पे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये क्या फॉर्म करता है 6NH4Cl प्लस साथ में ये लिबरेट करता है नाइट्रोजन गैस। तो अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो ये एकदम सही है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन। तो एक्सेस क्लोरीन को अगर आप रिएक्ट करते हो मीथेन के साथ, तो आपको मैंने बताया था कि क्लोरीन को अगर आप मीथेन के साथ रिएक्ट करते रहोगे तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और अगर आपके पास क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो वो सारे हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेंगे क्लोरीन के एटम्स। तो रिएक्शन क्या होगी, CH4 प्लस Cl2। तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिबरेट होती है, और मैंने क्या कहा कि सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर लेता है। तो क्या फॉर्म करेगा CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप जिसको कहते हो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो CCl4 फॉर्म करेगा, प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है HCl। तो अब आप इसको चाहो तो बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 प्लस 4Cl2, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा 4HCl। तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप कि ये रिएक्शंस आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहां पे ऑब्जर्वेशन बताना है। तो ध्यान आप ये दीजिए कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व करते हो, कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, अगर आप इस काम को करते हो तो इसमें ऑब्जर्व क्या करते हो, आपको क्या दिखाई देता है, या कुछ स्मेल करते हो आप, या कलर कोई चेंज होता है किसी सब्सटेंस का, तो आपको ये बताना होता है। आप वहां पे ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट फॉर्म होता है या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, क्योंकि जनरली हमको यहां पे ये नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है। तो आपको क्या करना होता है, अपना ऑब्जर्वेशन बताना होता है कि आपने वहां पे क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर। तो अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको पता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है, तो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, एक आप रिएक्शन दे सकते हो, और रिएक्शन के साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है, तो लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि कॉपर, तो आप कॉपर को अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो कंसंट्रेटेड HNO3 हो, कॉपर नाइट्रेट है, साथ में ये क्या फॉर्म करेगा, साथ में फॉर्म करेगा H2O। यहां तक तो ठीक है, इसको भी आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है दैट इज NO2, नाइट्रोजन डाई। वो एसिड की तरह नहीं बिहेव करता, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट। क्या फॉर्म करेगा ये, कॉपर नाइट्रेट। लेकिन आप पहचान तो पाओगे नहीं, है ना, कि ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये फॉर्म करेगा। और आपको ये नहीं लिखना होता है, क्योंकि आपको देखिए ये पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। तो आपको जो अपना आंसर लिखना था वो ये लिखना था कि रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। तो वहां से एक रेडिश ब्राउन गैस आपको निकलते हुए दिखेगी। तो आपको यही ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। जो कॉपर ऑक्साइड होता है दैट इज CuO, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है NH3 के साथ। तो ध्यान रखिए ये क्या फॉर्म करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो इसका आपको ध्यान रखना है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में फॉर्म करता है नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो अमोनिया होता है इसको रिड्यूस कर देता है कॉपर में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप देखिए नाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस, वाटर वेपर अगेन ये कलरलेस होता है। तो आपको पता है कि जो कॉपर ऑक्साइड का कलर है वो ब्लैक होता है, जबकि जो कॉपर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो आप कह सकते हो कि इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम
ब्लैक टू रेडिश ब्राउन, क्योंकि ब्लैक जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो आप कह सकते हो इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू रेडिश ब्राउन। ये ब्लैक है कॉपर ऑक्साइड और ये जो कॉपर है ये रेडिश ब्राउन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है जब आप जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो Zn प्लस H2SO4 ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 और साथ में लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन आप क्या कह सकते हो कि कलरलेस गैस इज इवॉल्व, एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड पेल ब्लू फ्लेम। तो हाइड्रोजन गैस का आपको पता है कि अगर आप इसको बर्न करते हो तो ये एयर में बर्न होती है और एक पॉप कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है और साथ में ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो आप ये कह सकते हो कि कलरलेस गैस इज इवॉल्व विच बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम विद अ पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम्स इन कांटेक्ट विद अमोनिया सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल था आपके लिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन था आई थिंक, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस जब आप क्या करते हो अमोनिया के कांटेक्ट में इसको लेके आते हो तो ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या एक सॉल्ट है और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। इसी वजह से क्या फॉर्म करता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है। तो ये आपको मैंने प्रैक्टिकल में भी बताया था। तो क्या आंसर होगा आपका, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड, और ये रिएक्शन आप दे दोगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, मीथेन गैस इज बर्न्ड इन एयर। तो मीथेन गैस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज CH4। जब आप इसको बर्न करते हो एयर में, दैट इज ऑक्सीजन होगी वहां पे, और ये बर्न होके क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस H2O। तो क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या कहोगे आप, अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास इनके एटॉमिक मासेस होंगे। तो सबसे पहले आपके पास है CuSO4.5H2। तो आई होप कि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आपको पता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 63.5, ये होता है 63.5। तो इसमें पहला पार्ट मैं कर लेता हूं, 63.5 प्लस जो दूसरा है इसका सल्फर, उसका एटॉमिक मास होता है 32, प्लस जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 × 16 प्लस और 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 18। तो 5 × 18 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 249.5। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। 249.5 साथ में लिखोगे आप AMU, जो इसका सेकंड पार्ट है, B पार्ट है इसका, इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, दैट इज अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम में आपको पता है नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 × 14, क्योंकि 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, प्लस साथ में आप ऐड करोगे तो 8 × 1, प्लस आपके साथ और क्या है, सल्फर का आपको अगेन पता है 32, प्लस साथ में 32 के साथ में आपको पता है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 × 16। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो सो इट बिकम्स 132 AMU। तो 132 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन सी वाला जो पार्ट आ रहा है आपका वो भी अगेन इजी है, C12H22O11। तो 12 इसमें कार्बन एटम्स हैं, तो 12 × कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 22 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एटॉमिक मास होता है इसका 1, तो 22 × 1, प्लस ऑक्सीजन के आपके पास है 11, तो 11 × ऑक्सीजन का होता है 16। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 342। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वेपर डेंसिटी 94
कंटेन्स कार्बन, कार्बन है उसमें 12.67%, हाइड्रोजन है उसमें 2.13% और ब्रोमीन है उसमें 85.11%। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी है दैट इज 94, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 94, तो आपका आंसर हो जाएगा 188। तो 188 आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बनाना होता है एक टेबल। तो सबसे पहले टेबल पे आता है एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट, मैं यहाँ पे सब शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एलिमेंट जो होते हैं आपके पास वो कौन कौन है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है दैट इज कार्बन, फिर हमारे पास हाइड्रोजन और साथ में है हमारे पास ब्रोमीन। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं। तो ये तो हो गई एलिमेंट की टेबल, उनका एटॉमिक मास। तो दूसरा जो कॉलम बनाओगे आप उसके लिए किसके लिए बनाओगे, एटॉमिक मास के लिए। तो एटॉमिक मास के लिए आपको कार्बन का एटॉमिक मास पता है वो है 12, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। दूसरा कॉलम हो जाएगा आपके पास एटॉमिक मास के लिए। थर्ड कॉलम जो आप बनाते हो दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन के लिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप पूरा लिखोगे। तो परसेंटेज आपको गिवन है क्वेश्चन में, कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज 12.67, जो हाइड्रोजन का दिया हुआ है दैट इज 2.13 और ब्रोमीन का आपको दिया हुआ है 85.11। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप यहां पे लिख लीजिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये क्या हो जाएगा 12.67 बाय 12, इसको आप इजीली कर सकते हो। उसी तरीके से हो जाएगा 2.13 बाय 1। तो 2.13 को आप डिवाइड कीजिए 1 से, 85.11 डिवाइडेड बाय 80, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू आती है 1.05, इसकी वैल्यू आएगी 2.13। आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको पूरी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज 1.06। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट पार्ट आपको पता है दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ता है तीनों को। तो सिंपल होल नंबर रेशियो, तो सिंपल होल नंबर रेशियो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या करेंगे 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05। उसी तरीके से ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से आप यहां पे भी लिखोगे दैट इज 2.13। इस समय किससे डिवाइड करोगे 2.13 से, सबसे किसको डिवाइड कर दोगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा दैट इज 1.05। तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05 अगर आप करते हो तो ये आता है आपका 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ये आपको मिल गया सिंपल होल नंबर रेशियो दैट इज 1:2:1। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1H2Br। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला EFM लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, आप पूरा लिख लीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था इसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला था इसका CH2Br। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन हमारे पास 2 एटम्स हैं तो 2 × 1 दैट इज 2, प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन है हमारे पास 80। तो टोटल हो रहा है आपके पास 94। और अब आप क्या करोगे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास जो कि आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो दैट इज 188, हमने शुरू में कैलकुलेट किया था। इससे आप डिवाइड करोगे 94 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को, दैट इज इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू होती है, n की। तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n। तो ये क्या हो जाएगा CH2Br होल n। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, n की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा C2H4
Br2। क्वेश्चन आपके पास है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। तो आपके पास जो दो कंपाउंड्स हैं, पहला है आपके पास डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल, इथाइल ग्रुप आपको पता है C2H5, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम होता है ईथर में बीच में, तो दोनों तरफ कौन से ग्रुप्स हैं? इथाइल, क्योंकि डाई इथाइल लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन से ग्रुप आएंगे? C2H5, तो दो ऑक्सीजन एटम, तो C दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? कार्बन एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। और अब आप बाकी को हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा डाई इथाइल ईथर का। तो आप हाइड्रोजन से बैलेंस करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया डाई इथाइल ईथर। सेकेंड पार्ट है आपके पास मार्च गैस। तो आपको पता है मार्च गैस किसे कहते हैं? हम मार्च गैस कहते हैं मीथेन को। तो मीथेन का तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज CH4। तो CH4 पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से करेंगे आप? CH4। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ इथेन। तो आपको इथेन के कंबशन के लिए बैलेंस इक्वेशन देनी है। इथेन का आपको फॉर्मूला पता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। और अगर आप इसका कंबशन करते हो, किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है CO2 प्लस H2O। तो अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो आपको पता है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हो, उसका कंबशन करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली। 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और लास्ट में हो जाएगा आपके पास 6। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट है आपके पास राइट द फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्केन फैमिली। तो एल्केन आपको पता है 4 मेंबर होते हैं। पहला होता है मीथेन, तो मीथेन का तो फॉर्मूला आपके सामने है CH4। दूसरा मेंबर होता है आपके पास इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। और चौथा होता है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो आपके पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके लिए आपको कोई अप्रोप्रिएट टर्म पता करनी है। तो सबसे पहले आपके पास है फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस which tells the actual number of atoms in one molecule of a substance। तो एक्चुअल नंबर किसमें पता चलता है हमको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान रखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला गलत होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमको केवल एटम्स के नंबर का रेशियो पता चलता है। एक्चुअल नंबर हमको किससे पता चलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप इट इज क्लियर। द सेकंड वन इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन पीस ऑफ केक, बहुत इजी है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। द थर्ड वन इज लिक्विड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको किसी लिक्विड का नाम नहीं लिखना था, आपको बताना है कि वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उन लिक्विड्स को क्या कहा जाता है? तो इन लिक्विड्स को कहा जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आई होप इट इज क्लियर। द फोर्थ वन इज अ नॉन मेटल विच फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जनरली कुछ स्पेसिफिक टर्म हम यूज नहीं करते हैं किसी भी नॉन मेटल के लिए जो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं, एक है आपके पास नाइट्रोजन और एक है आपके पास कार्बन, जो क्या करते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन फॉर्म करता है NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, जबकि कार्बन फॉर्म करता है CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये दो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो ध्यान रखिए, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो। कौन सा नॉन मेटल है? या तो नाइट्रोजन लिख सकते हो या फिर कार्बन लिख सकते हो, दोनों सही होंगे। द नेक्स्ट वन इज मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। तो ध्यान रखिए, मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो वो कौन सा होता है? वो होता है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल भी कौन होगा? क्लोरीन। तो आप पूरा लिखोगे क्लोरीन, केवल सिंबल मत लिखिए, आप पूरा नाम लिखिए उसका क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेक्शन 1। तो आपको रीजन बताना है। तो फर्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम एटम इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। तो इसके लिए मैं आपके पास
तो फर्स्ट आपके पास मैग्नीशियम एटम इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। तो मैग्नीशियम एटम जो होता है वो सोडियम एटम से छोटा क्यों होता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों सेम पीरियड में है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है। तो मैग्नीशियम क्योंकि सोडियम के बाद आता है तो पहले सोडियम आएगा फिर मैग्नीशियम आएगा, तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ शेल्स सेम है और जो न्यूक्लियर चार्ज है मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज चले जाएंगे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर इन सेम पीरियड एंड nuclear charge of magnesium is greater than that of sodium. So therefore force of attraction on the electrons from the nucleus is greater and size of the magnesium is smaller. तो I hope it is clear to you. Second question है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर को ऐड करके, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हो। और आपको पता है जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो इट विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एंड बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है टू गिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, देयरफॉर इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये चीज आपको बतानी होगी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और फॉर्म करता है वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और इन्हीं आयंस की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। द थर्ड क्वेश्चन इज आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। तो एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है अक्रॉस अ पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो आपको मैं ऑलरेडी ये चीज फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द number of shells remain same while the nuclear charge increases, therefore the force of attraction on the electrons will be greater। तो अगर force of attraction electrons पे ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर force of attraction बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो साइज होगा वो एटम का कम होता जाएगा। सो therefore the size across the period keeps decreasing। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग। उस समय मैंने आपको बताया था कि देखिए दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं विच होल्ड ईच अदर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो गया तो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन रखेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन रखने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप 11th में डिटेल्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये सबसे वीक फोर्स होता है। तो बिकॉज आप कह सकते हो कि बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर by very weak van der Waals force of attraction, therefore they have very low melting and boiling points। So I hope it is clear to you। The last question is, it is dangerous to burn methane in insufficient supply of air। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम। आपको पता है कि मीथेन को अगर आप बर्न करते हो इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर तो CH4 + O2 ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2O। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप इसको चाहो तो बैलेंस कर लो, तो क्या हो जाएगा 2CH4 प्लस 3O2। तो क्या फॉर्म कर लेगा 2CO प्लस 4H2O। तो
आप देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये पॉइजनस गैस होती है। अगर आप ज्यादा एयर में मीन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में करोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। तो क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई में क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, देयरफॉर इट इज डेंजरस टू बर्न मीथेन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो सेक्शन 2 भी आपको पता है ये 40 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको 6 में से केवल 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का मिलेगा और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें पार्ट ए है इसका, गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि उस रूल की कमियां क्या हैं, मीन्स उसमें क्या ऐसी कमियां रह गई कि जिसकी वजह से उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 जो मेन कमियां हैं इसकी, पहला ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर 2 एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में ऑक्टेट नहीं होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट शेल होता है। तो जिनमें केवल एक ही शेल होती है उन एलिमेंट्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फर्स्ट शेल में तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द एलिमेंट्स विच हैव ओनली 1 शेल। पहली कमी तो ये हो गई इसकी। और जो दूसरी कमी हो गई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लाइक मैंने बोला था जैसे कॉपर, तो कॉपर के लिए आपको पता है कॉपर के जो वेरिएबल वैलेंसी होती है +1 +2, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये उन एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट जो है इसका, पार्ट बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ईजी है, पीस ऑफ केक। तो यहाँ पे आपको मैच करना है सॉल्ट के साथ कि कौन से टाइप का सॉल्ट है। यहाँ पे टाइप होगा, टाइप ऑफ सॉल्ट कौन सा होगा ये। तो आपको पता है फेरस अमोनियम सल्फेट जो फर्स्ट सॉल्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के लिए मैंने आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाया था। तो फेरस अमोनियम सल्फेट आपको पता है ये कौन सा सॉल्ट होता है, दिस इज डबल सॉल्ट। देन सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट आपको पता है दिस इज एसिड सॉल्ट। देन बेरियम सल्फेट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। देन सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये क्या होता है, एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। और टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द नेक्स्ट इज अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A। ग्रुप 7A किसको कहा जाता है, ग्रुप 17 को कहा जाता है। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो आपको पता है 4 एलिमेंट्स जो होते हैं मेन इसके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 4 एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे अरेंज करोगे, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो आपको पता है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज मतलब क्या हुआ कि छोटे से बड़े की तरफ। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। देन जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट क्या कहता है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, उसके बाद आएगा फ्लोरीन और सबसे लास्ट में आएगा क्लोरीन। तो इसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट जो है इसका वो है डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो आप इसको ऐसे ही अरेंज कर लोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट में आएगा आपके पास आयोडीन। और लास्ट पार्ट जो है आपके पास इसका फोर्थ वन, वो है इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाता है। तो आपको उल्टा लिखना होगा, अगेन आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड लास्ट में आएगा फ्लोरीन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए है इसका, ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है, Zn प्लस समथिंग गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, मेटल है जिंक, ओके, और आपको मिल रहा है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड के साथ। और एसिड कौन सा होगा, यहाँ पे लिखोगे आप
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आएगा। और अगर आप बैलेंसिंग देखो तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, तो Zn प्लस H2SO4 ये क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर इन विच दे विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो उन एलिमेंट्स को, उन आयंस को पहले आपको लिखना पड़ेगा जो पहले डिस्चार्ज होंगे इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। तो जो पहले होंगे, तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस कहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का रूल पता है। सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, सबसे पहले डिस्चार्ज होगा कॉपर। तो सबसे पहले क्या आएगा, Cu2+, उसके बाद होगा H+, ये आपको सीरीज पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दूसरे नंबर पे आएगा H+, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा Fe2+, उसके बाद आएगा आपके पास Zn2+, देन Mg2+, देन Na+, देन Ca2+, और सबसे लास्ट में कौन डिस्चार्ज होता है, K+ आयन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, K+ आएगा सबसे लास्ट में। उसी तरीके से सेकंड में आपको दिए हैं एनायंस। तो आपको पता है जो एनायंस होते हैं वो कहाँ डिस्चार्ज होंगे, वो होंगे डिस्चार्ज एनोड पे। तो इसमें सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होता है, OH- आयन, देन ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन, देन नाइट्रेट, एंड लास्ट में आएगा सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कॉस्टिक सोडा इज एडेड टू फॉलोइंग सॉल्यूशन, फर्स्ट लिटिल एंड देन इन एक्सेस। तो इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाए थे, एक थ्योरी और दूसरा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, और दूसरा मैंने आपके लिए बनाया था एक प्रैक्टिकल वीडियो जिसमें मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट्स करके आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर आप इनमें कॉस्टिक सोडा ऐड करते हो। तो कॉस्टिक सोडा आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास है FeCl3, तो फेरिक क्लोराइड को अगर आप ऐड करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मैंने आपको बताया था कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। तो NaOH अगर आप इसके साथ आप ऐड करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा FeOH होल थ्राइस, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में NaCl ये फॉर्म करता है। तो इस चीज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो आपको रिएक्शन तो लिखनी है, साथ में आपको ये मेन क्वेश्चन जो पूछा गया, क्योंकि अगर आप केवल रिएक्शन लिखोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अपना ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज FeOH होल थ्राइस, और इसका कलर क्या होता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। किस कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। तो आप एक ऑब्जर्वेशन भी लिखोगे कि अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट अ लिटिल, तो पहले कम क्या ऐड करेंगे, तो कम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। और देन इन एक्सेस, और उसके बाद और ज्यादा अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखोगे कि इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली दूसरा भी है आपके पास, वो है आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी, इसके साथ भी क्या होगा, 6NaOH। तो 6NaOH के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, ये सेम रिएक्शन, ये भी क्या फॉर्म करेगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH होल थ्राइस। और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है ये। प्लस उसके साथ साथ ये फॉर्म करेगा, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट ये फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, दिस इज अ व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट। तो क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन में कि इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रिसिपिटेट विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस। एक्सेस में भी आपको बताना है कि एक्सेस में क्या होगा। थर्ड आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन होती है ये काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप ऐड करते हो CuSO4 के साथ आप अगर ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक पेल ब्लू प्रिसिपिटेट, किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, दैट इज CuOH होल ट्वाइस। प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा, तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, साथ में फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। और यहाँ पे आपको पता है कि जो
कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, इट फॉर्म्स अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। और अब अगर एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में अगेन इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, एक्सेस में ये डिसॉल्व नहीं होता है, तो इनसॉल्युबल ही रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो आपके लिए कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, आपको इनकी इक्वेशंस बतानी है कि इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपको कन्वर्ट करना है अमोनियम नाइट्रेट में। तो पहले उसके लिए आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH4OH, राइट। और इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, प्लस साथ में आपको क्या है, क्योंकि इसको अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो कौन सा एसिड काम आएगा, HNO3। तो इसके साथ आप ऐड करोगे HNO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3, और साथ में आपको मिलेगा वाटर प्लस H2O। क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है आपको अब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट रिएक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी कि इसको आपको किस तरीके से लिखना है। उसी तरीके से आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन आपके पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और बेस को सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो बेस्ट तरीका क्या है, आप एसिड के साथ रिएक्शन कर लो। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज KOH, और सल्फेट चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना चाहिए हमको, तो प्लस H2SO4। ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा, अब आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, ये फॉर्म करेगा K2SO4, तो K2SO4, और ये साथ में फॉर्म करेगा वाटर, तो प्लस आपके पास आ जाएगा H2O। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही इजी थी। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड टू कॉपर सल्फेट। तो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट में, अगेन बेस से आपको सॉल्ट फॉर्म करना है, तो बेस्ट है सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप ट्रीट कर लो, तो क्या हो जाएगा CuOH होल ट्वाइस। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यही होता है, CuOH होल ट्वाइस को आपको कन्वर्ट करना है कॉपर सल्फेट में, तो किसके साथ आप ट्रीट कर सकते हो, H2SO4 के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इजी है, ये फॉर्म करेगा CuSO4, और साथ में आपको देगा प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन है आपके पास जिंक टू जिंक नाइट्रेट। तो मेटल को आपको एक सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको रिएक्ट करना पड़ेगा इसको नाइट्रिक एसिड के साथ, तो Zn। और याद रखिए कि जो नाइट्रिक एसिड आप यूज करोगे दैट शुड बी वेरी डाइल्यूट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो Zn प्लस 2HNO3 क्या फॉर्म करेगा, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3 होल ट्वाइस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा तो प्लस H2 होगा। तो ध्यान रखिए इट शुड बी वेरी डाइल्यूट, तो आपको मेंशन भी करना है कि HNO3 आपके पास क्या है, वेरी डाइल्यूट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ए है जिसका, इसमें आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे ZnS प्लस HCl, तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको मैंने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो सल्फाइड्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, H2S में कन्वर्ट कर लेते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस मैंने क्या बताया अभी, क्या फॉर्म होता है H2S। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2HCl। देन आपके पास नेक्स्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और HNO3। तो यहाँ पे आपको अगेन पता है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में सॉल्ट फॉर्म होगा, कौन सा, ऑब्वियसली नाइट्रेट होगा, दैट इज NaNO3 नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा, प्लस साथ में कौन क्या फॉर्म होगा, बताया मैंने H2O, और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आपको इसको बैलेंस करना है तो आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2NaNO3 और यहाँ पे हो जाएगा 2HNO3। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। और लास्ट है आपके पास कि अगर आप NH3 को O2 के साथ रिएक्ट करते हो, तो जनरली यहाँ पे आपको पता है दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक होती है कैटालिटिक
ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है कंबस्शन। तो पहले मैं कंबस्शन की रिएक्शन लिखता हूं। तो कंबस्शन में आपको पता है क्या फॉर्म होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, N2 नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करता है, प्लस साथ में ये फॉर्म करता है H2O, तो 6H2O साथ में फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3O2। तो ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन तब होती है जब आप इसका कंबस्शन करते हो। लेकिन एक और रिएक्शन होती है, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन सही है, अगर आपने ये रिएक्शन लिखी होगी तो ये रिएक्शन सही है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रही है। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको प्लेटिनम मेंशन करना पड़ेगा, ओके। और हीट करते हो आप प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म करता है, उस केस में ये फॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा 4NO प्लस 6H2O अगेन। तो ध्यान रखिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। आप चाहो इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये रिएक्शन है। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो, अगर आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखते हो, तो यहाँ पे आपको प्लेटिनम मेंशन करना पड़ेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। इसका बी पार्ट है कि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म हैं वो डिस्कस करने हैं। तो जनरली आपके पास तो आइसोमरिज्म मैंने बताया था कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट 2 ही आइसोमरिज्म है। पहला है आपके पास चेन आइसोमरिज्म, राइट, और दूसरा है आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म। तो आपको पता है चेन आइसोमरिज्म कौन से आइसोमरिज्म होते हैं, द आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन्स आर कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। तो किसकी वजह से होते हैं, जो कार्बन चेन के अरेंजमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देते हैं चेन आइसोमरिज्म का। तो मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन एटम है, राइट, यहाँ पे ये कार्बन एटम है C, अगेन C C C, यहाँ पे 4 कार्बन एटम हो गए। अब आप इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटेन का, जिसको आप सिंपली N ब्यूटेन भी कहते हो। तो एक तो आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया, राइट, और देन आपके पास एक दूसरा स्ट्रक्चर आता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, देखिए 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं। तो ये हो गया N ब्यूटेन। उसी तरीके से अगर ये 4 कार्बन एटम्स इस तरीके से ना अरेंज होके इस तरीके से अरेंज है, 1 2 3 एंड 4th जो है वो इस तरीके से अरेंज है, तो ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसमें से एक है आपका, एक चेन आइसोमर क्या हो गया आपका, एक चेन आइसोमर हो गया आपका ब्यूटेन, या जिसको आप N ब्यूटेन भी कह सकते हो सिंपली, और दूसरा हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे दोनों आइसोमरिज्म क्या हैं, दोनों आइसोमर्स क्या हैं, चेन आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के। देन दूसरे आइसोमरिज्म की मैंने बात की थी, तो दूसरा आइसोमरिज्म क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था, सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरा क्या होता है, पोजीशन, पूरा लिखोगे आप, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का या फिर मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। आपको एग्जांपल्स भी लिखने हैं, तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म का, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2OH। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन 1 ऑल। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन 1 ऑल। और अगर यहीं पे मैं इस OH ग्रुप को यहाँ पे अरेंज कर दूं, दैट इज CH3 CH, और यहाँ पे लगा दें हम OH एंड CH3, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन 2 ऑल। तो दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो OH ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन एटम पे है, और यहाँ पे OH ग्रुप सेकेंड कार्बन एटम पे है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंपाउंड A अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, A प्लस Br2 विल फॉर्म CH2Br CH2Br। तो ब्रोमीन रिएक्ट किया है इसके साथ, तो Br आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड होगा, दैट इज CH2 यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्ड रहा होगा CH2, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, दैट इज इथीन। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप बनाइए,
डबल बॉन्ड, देन अगेन C, यहाँ पे आप लिखोगे H, यहाँ पे भी लिखोगे आप H, देन यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। तो ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये आपको ड्रॉ करना था। देन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज ए अंडरगॉन, ए में कौन सी रिएक्शन हुई है? तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि ए के साथ ब्रोमीन डायरेक्ट ऐड हुआ है, तो इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये क्या होगी? एडिशन रिएक्शन होगी, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? तो देखिए, आपको पता है कि जो इथीन है ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ और फॉर्म करता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे जो गैस है, क्योंकि इथीन तो एक गैस है और ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो क्योंकि अभी इस रिएक्शन में ब्रोमीन कंज्यूम होते जाता है, तो रेडिश ब्राउन कलर क्या होगा? क्योंकि ब्रोमीन तो कंज्यूम हो गया, तो रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है? इसका डिसअपियर होने लगता है। तो आप यही लिखोगे कि द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर स्लोली, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। और लास्ट है आपके पास राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए आपको पता है ये रहा, तो ये है आपके पास इथीन कंपाउंड है, और इसको आपको किसके साथ रिएक्ट करना है? इसको आपको रिएक्ट करना है किसके साथ? O3 के साथ, यानी ओजोन के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो आपको मैंने बताया था ये ओजोनाइड फॉर्म करता है, इथाइलिन ओजोनाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? C कार्बन के साथ H2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच होगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी H2 अटैच्ड है ऑलरेडी, देन ऑक्सीजन यहाँ पे और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा? दिस इज इथाइलिन ओजोनाइड, इसको हम कहते हैं इथाइलिन ओजोनाइड। तो ये रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट पार्ट है इसका, स्टेट द रीजन फॉर एडिशन ऑफ कॉस्टिक एल्कली टू बॉक्साइट। तो कॉस्टिक एल्कली को आप बॉक्साइट के साथ क्यों ऐड करते हो? तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉक्साइट होता है इट डिसॉल्व्स इजीली इन कॉस्टिक एल्कली। तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड impurities are not dissolved in caustic alkali, so therefore it leaves impurities behind। impurities पीछे छूट जाएंगी क्योंकि कॉस्टिक एल्कली में बॉक्साइट तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंप्यूरिटीज को रिमूव कर सकते हो। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि ये इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है, तो आपको ये पूरा लिखना है कि जो बॉक्साइट होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, ये रिएक्ट करता है कॉस्टिक एल्कली के साथ और उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है। और इंप्यूरिटीज क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती हैं, तो इंप्यूरिटीज को आप इजीली अलग कर सकते हो। अब सेकंड दिया हुआ है इसको कि गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे इजीली रिएक्शन हो जाती है, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसकी? तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है आप लिखते हो Al2O3.2H2, राइट? ये फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का, और इसको आपको किसके साथ रिएक्ट करना है? NaOH के साथ। तो प्लस, तो NaOH के साथ इसको आप ऐड करोगे तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान रखिए NaAlO2, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 ये फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर 3H2O। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दीज अनदर सब्सटेंसेस एडेड टू इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर। अब ये बात इसकी नहीं कर रहे, बात कर रहा है इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर की, कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में ये कह रहा है कि एक और सब्सटेंस ऐड होता है। तो जनरली और भी सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, जैसे फ्लोरस्पार हो गया, क्रायोलाइट हो गया। इन दो सब्सटेंसेस को हम मेनली ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में। और इन दो सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में ऐड करते क्यों हैं? यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, नेम द सब्सटेंस। तो आप फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट दोनों को भी लिख सकते हो और दोनों में से किसी एक सब्सटेंस को भी लिख सकते हो। और इसको ऐड क्यों करते हैं? इसके दो रीजंस होते हैं। आपको पता है कि इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल करता है फॉर रिएक्शन। तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इजीली रिएक्शन हो सके, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी अवेलेबल करता है। तो ये दो मेन रीजंस हैं इसके। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देन इसका बी पार्ट है, व्हाई आर एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम होता है आपको पता होगा शायद कि इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। जैसे आयरन होता है, कॉपर होता है, इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं, स्पेशली जो एल्कली मेटल्स होते हैं, इनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। द क्वेश्चन इज व्हाई।
तो यही ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपको पता है एल्कली मेटल्स, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनका बहुत ही लो होता है। इट मींस दे आर हाईली रिएक्टिव। सो सिंस दे आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट इजीली व्हेन दे आर केप्ट इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ, जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर अवेलेबल होती है, इसके साथ ये इजीली रिएक्ट करते हैं। ओके, और इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इसको हम किस में रखना पड़ता है, हमें केरोसिन ऑयल में, ताकि ये इजीली रिएक्ट ना करें। द नेक्स्ट इज गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस हैं, आपको इन रिएक्शंस के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो पहला है आपके पास, रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। तो रेड हॉट आयरन दैट इज Fe प्लस H2O। तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी रिएक्शन। तो एक्चुअल में जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, एक तो FeO फॉर्म करता है और दूसरा Fe2O3। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं Fe3O4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ध्यान रखिए, Fe3O4 प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2, ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 4H2। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो एल्यूमिनियम Al और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, NaOH, और यहाँ पे वाटर की भी आपको जरूरत होती है, तो प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पे, H2O। तो ध्यान रखिए एम्फोटेरिक है, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, कौन सा, दैट इज NaAlO2। तो क्या फॉर्म करेगा है, NaAlO2 और साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आपको क्योंकि इसको बैलेंस भी करना है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। कैसे आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2Al देन 2NaOH, यहाँ पे भी 2 आएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, 2NaAlO2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2H2। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लोगे, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैच द मेटल्स इन कॉलम 1 विद देयर ओर्स। और उसकी सेकंड कॉलम में दी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है एल्यूमिनियम की ओर कौन सी होगी इनमें से, एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइट, अभी तक तो हम वही बात कर रहे हैं। देन कैल्शियम की जो ओर होती है, कैल्शियम की ओर कौन सी होती है, दैट इज जिप्सम। कॉपर की ओर कौन सी होगी, साफ दिख रहा है, क्यूप्राइट। आयरन की होती है मैग्नेटाइट और जिंक की होती है जिंकाइट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स और ओर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जब मैंने आपको मेटलर्जी बताया था, जब हमने मेटलर्जी डिस्कस किया था, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था, स्टार्टिंग हमने मिनरल्स और ओर्स से ही की थी। तो मेन डिफरेंस जो होता है मिनरल्स एंड ओर्स के बीच में, तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट विच कंटेन मेटल। तो वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे और उनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जबकि ओर्स क्या होती हैं, ओर्स आर द मिनरल्स। ओर्स क्या होती हैं, ओर्स एक मिनरल्स का ही टाइप होती हैं। तो ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। तो प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिट के साथ, और कन्वीनियंटली मतलब इजीली आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिन मिनरल से, उनको हम ओर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारी ओर्स मिनरल्स ही होती हैं, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। तो ध्यान रखिए ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मेन डिफरेंस यही होता है। तो ओर्स बेसिकली एक मिनरल्स का टाइप ही है जिनसे आप मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन फॉलोइंग। तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस और कार्बन। तो चलिए फॉस्फोरस पे देखते हैं क्या असर होता है। तो ये रिएक्शन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस तरीके से बिहेव करता है मेटल्स के साथ, किस तरीके से बिहेव करता है नॉन मेटल्स के साथ। तो चलिए पहले फॉस्फोरस के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस 5HNO3। आप रिएक्शन को बैलेंस भी करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H3PO4। ध्यान रखिए
राइट, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था कि ये फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फोरिक एसिड में, तो ये फॉर्म करेगा पहले H3PO4, साथ में लिबरेट करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ में क्या लिबरेट करता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बाकी H2O। तो आप इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी फॉस्फोरस के साथ। तो आपको बोला कि डिस्क्राइब द एक्शन, तो क्या लिखोगे, ये फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर देता है H3PO4 में रिएक्शन के साथ साथ, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देन सेकंड कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन के साथ रिएक्शन क्या होगी, कार्बन को भी ये ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इस चीज का आप ध्यान रखिए, कार्बन को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे हम HNO3 के साथ इसको ट्रीट करेंगे 4HNO3, और ध्यान रखिए कार्बन को CO2 में, और NO2 और H2O तो फॉर्म होंगे ही साथ में। तो ये रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो आप वीडियो जरूर देख लें इसका। तो ये हो जाएगा CO2 प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा H2O, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस NO2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4NO2। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी रिएक्शंस। अब व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी डज नाइट्रिक एसिड एग्जिबिट इन दीज रिएक्शंस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, और यू कैन से इट बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपके पास डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ NH4OH ऑन द फॉलोइंग, तो इनमें आपको NH4OH का एक्शन डिस्क्राइब करना है कि कैसे एक्ट करेगा। तो अगेन जैसे आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन होता है, वैसे ही लगभग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्शन होता है। इस पे भी मैं आपके लिए 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, एक में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री था उसमें मैंने आपको थियरी बताई थी, और दूसरे में मैंने आपको प्रैक्टिकल्स बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास Fe2SO4, तो Fe2SO4 प्लस क्या हो जाएगा 6NH4OH, तो ये क्या फॉर्म करेगा NH4OH के साथ, ध्यान रखिए NH4OH के साथ ये फॉर्म करता है अगेन FeOH होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा 2FeOH होल थ्राइस। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्म करेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, और साथ में बाकी तो आपको पता ही है NH4 होल ट्वाइस, ध्यान रखिए ये साथ में NH4 अमोनियम सल्फेट फॉर्म करता है। तो ये हो जाएगा प्लस, इसको आप बैलेंस कर लीजिए 3NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो मेन यूज किसका है, ये इसका आपको पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, अभी पहले भी बताया था मैंने आपको, इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। तो आपको ये भी शो करना है कि इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। देन दूसरा है FeSO4 के साथ, तो FeSO4 के साथ आपको रिएक्शन ऑलरेडी पता है, ये हमने अभी डिस्कस की थी। तो जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है, प्लस 2NH4OH। तो इसका ध्यान रखिए आप। तो अमोनियम सल्फेट तो फॉर्म करता ही करता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्म करेगा क्योंकि फेरस है, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट क्या फॉर्म करेगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, और इसका कलर क्या होता है डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये भी एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, दैट इज डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट, प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा ये NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। देन थर्ड एंड लास्ट जो है आपके पास कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला क्या है इसका CaSO4, और साथ में किसको इसको करना है आपको NH4OH के साथ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको आपको ट्रीट करना है। तो देखोगे सेम ये भी क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस, और उसके साथ ये क्या फॉर्म करेगा अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको पता है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका जो प्रिसिपिटेट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रिसिपिटेट, ये क्या फॉर्म करता है एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये सब आपको लिखना है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, अ हाइड्रोकार्बन हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। पहला है आपके पास पोटेशियम 31.85%, क्लोरीन 28.95% और ऑक्सीजन 39.2%।
कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 122.45, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एलिमेंट को लिखना है कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको टेबल बनानी होती है। तो टेबल में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले टेबल में हमको लिखना है एलिमेंट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख ले कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो पोटेशियम, मैं केवल सिंबल लिख रहा हूँ, आप भी सिंबल लिखेंगे। पहले आपके पास पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, देन क्लोरीन दैट इज Cl, और लास्ट में आपके पास होता है ऑक्सीजन दैट इज O। तो ये तीन एलिमेंट्स आपके पास हैं। तो टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड कॉलम जो होता है आपका, सेकंड कॉलम होता है आपका एटॉमिक मास का। किसका, एटॉमिक मास का। तो यहाँ पे एटॉमिक मास किस किस का, तीनों एलिमेंट्स का। सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास आपको पता है दैट इज 39। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास हो गया 39। देन क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लिख लेते हैं 35.5, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो एटॉमिक मास हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो परसेंटेज कंपोजिशन आप पूरा लिखिए। कितना होता है पोटेशियम का परसेंटेज कंपोजिशन, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 31.85, दैट इज 31.85। दूसरे में क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ है दैट इज 28.95, और लास्ट में आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का दैट इज 0.2%। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में आप करोगे कैलकुलेशन। तो आप पूरी कैलकुलेशन कीजिए, मैं केवल आपको कैलकुलेशन के आंसर लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट में आप करते हो कैलकुलेशन, और वो होता है आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, तो ध्यान रखिए दिस इज रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से आप डिवाइड करते हो एटॉमिक मास को। यहाँ पे अगर आप 31.89 को, तो आपको मिलता है, आप पूरा लिखिए 31.85 डिवाइडेड बाय 39, वो आता है 0.81। देन अगेन 28.95 डिवाइडेड बाय 35.5, ये आप पूरा लिखिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है दैट इज अगेन ये आता है 0.81। और अगेन आपको लिखना है 39.2 डिवाइडेड बाय 16, और ये होता है 2.45। अब आपको पता है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपको क्या करना है, सिंपल पूरा लिखिए आप, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंपल होल नंबर रेशियो जो होगा, तो इसमें से जो सबसे छोटा होता है नंबर दैट इज 0.81, उससे सबको डिवाइड करोगे। तो 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81, तो आप पूरा लिखोगे, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, वो कितना होता है 1। अगेन 0.81 बाय 0.81, वो कितना होता है 1। और 2.45 डिवाइडेड बाय 0.81, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3। तो आपको अब रेशियो मिल गया किसका, KCl और O का, वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए रेशियो क्या आ रहा है, K1, तो KCl भी 1 है, और O कितना है 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया इसका, ध्यान रखिए एम्पीरिकल फॉर्मूला। तो ये एम्पीरिकल फॉर्मूला हो गया इसका। तो एम्पीरिकल फॉर्मूला तो आपको मिल गया, तो आप लिखोगे सबसे पहले कि एम्पीरिकल फॉर्मूला इसका ये है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट इज 122.45। अब आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करोगे। तो पोटेशियम का मैंने अभी आपको बताया 39, क्लोरीन का भी आपको पता है दैट इज 35.5। तो प्लस करोगे 35.5 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 48 प्लस 39 प्लस 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 122.5। तो अब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122.45, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पीरिकल फॉर्मूला मास। आप यहाँ पे पूरा फॉर्मूला भी लिखोगे साथ में, तो वो कितना है 122.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब KClO3, केवल n की वैल्यू 1 ही आ रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा इसका KClO3, और अब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है दैट इज
Mg प्लस HNO3 2HNO3, तो ये क्या फॉर्म करता है, आप रिएक्शन लिखिए यहाँ पे आराम से। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, दैट इज MgNO3 होल ट्वाइस, प्लस गैस कौन सी लिबरेट होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे गैस कौन सी लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम नाइट्रेट तो एक सॉल्ट है। देन सेकंड है आपके पास अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड। तो अब अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3। तो आप इसको जब हीट करते हो ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये दो सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, दैट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस साथ में फॉर्म करता है H2O 2H2O। तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। द थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो COH होल ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो जब ये रिएक्ट करता है ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमोनिया, दैट इज 2NH3, साथ में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और उसके अलावा H2O। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, प्लस 2H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गैस पूछा गया, तो कौन सी गैस हो जाएगी, अमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी जो है आपके पास, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर पर्टेनिंग टू लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। राइट द इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है और कंडीशन भी बतानी है कि कौन सी कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको पता है कि लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, NaCl प्लस H2SO4। और कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, NaCl प्लस H2SO4 के साथ क्या कंडीशन होती है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है NaHSO4 दैट इज सोडियम बाइसल्फेट, प्लस साथ में फॉर्म करता है ये HCl। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन होती है, राइट। तो कंडीशन भी आपने मेंशन कर दी और रिएक्शन भी आपने लिख ली। द सेकंड पार्ट इज नेम द ड्राइंग एजेंट यूज। तो ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो जो HCl को ड्राई करने के लिए हम यूज करते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड पार्ट है आपका स्टेट अ सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं बोला गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डन बाय स्पेशल फनल अरेंजमेंट। स्पेशल फनल अरेंजमेंट आपको यूज करना पड़ेगा इसके लिए, और क्यों यूज करना पड़ेगा ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि स्पेशल फनल अरेंजमेंट जो होता है, स्पेशल फनल अरेंजमेंट से ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्ट आप ट्यूब से ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको पता है बैक सक्शन होता है अदरवाइज। तो बैक सक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको स्पेशल फनल अरेंजमेंट यूज करना पड़ता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन जो आपको यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, वो है गिव बैलेंस्ड इक्वेशन विद कंडीशन ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो एक रिएक्शन तो मैंने अभी बताई आपको, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। देखिए सोडियम क्लोराइड को आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन तो ये रही, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका पिछले क्वेश्चन से ही हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है आयरन क्लोराइड में। अब अगर आप HCl के साथ आयरन को डायरेक्ट रिएक्ट करते हो, HCl के साथ अगर आप आयरन को डायरेक्ट रिएक्ट करते हो तो भी रिएक्शन हो जाती है, और अगर फेरस हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करोगे तो भी रिएक्शन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, FeOH होल ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा, FeOH होल ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
प्लस HCl, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड से बनाना है ना, तो HCl तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा FeCl2। क्या फॉर्म कर लेगा ये FeCl2 प्लस साथ में क्या फॉर्म कर लेगा H2O। तो 2H2O यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए इस रिएक्शन को। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे Fe प्लस 2HCl, तो ये क्या फॉर्म करता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता, तो वो भी सही आंसर होता। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है अमोनियम क्लोराइड में। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, पिछली बार भी मैंने अभी बताया था। तो HCl को किसके साथ ट्रीट कर लो, सीधा अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो क्या फॉर्म कर लेगा NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। और लास्ट पार्ट है आपका कि हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, लेड क्लोराइड में। तो लेड क्लोराइड में किसके साथ रिएक्शन कर लीजिए आप, PbO के साथ, लेड ऑक्साइड के साथ। तो बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है प्लस 2HCl क्या फॉर्म करेगा, ये इजीली फॉर्म करेगा PbCl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरीके से आपके ये कन्वर्जन्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।